हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बीके स्टडी पॉइंट में। आज हम बात करेंगे अभी सामान्य ज्ञान की जो पुस्तक से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बने हैं उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। ये क्लास 6 की एनसीईआरटी की साइंस की पुस्तक से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बने हैं उन्हीं सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। पिछले 13 चैप्टर तक हमने चर्चा कर दिया है। आज हम लोगों ने 14 नंबर चैप्टर यानी अध्याय 14 के बारे में बात करेंगे। इसकी एक अलग प्लेलिस्ट बना दी गई है क्लास 6 to 12 एनसीईआरटी साइंस के नाम से। जितने भी क्लास 6 to 12 तक साइंस की एनसीईआरटी से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की वीडियो बनेगी उस प्लेलिस्ट में डलेगी। उसी तरीके से ज्योग्राफी की अलग प्लेलिस्ट बनेगी, पॉलिटी की बनेगी, इकोनॉमिक्स की बनेगी और हिस्ट्री की बनेगी। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए और इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर चर्चा को सुनिए। आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट होगी। आज हम लोग 14 नंबर चैप्टर देखते हैं जिसके बारे में जल के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, जल के बारे में बात कर लेते हैं। 14 नंबर चैप्टर है, 16 चैप्टर दिए गए हैं। अब ये ख़त्म होने के कगार पे पूरी तरह से पहुंच चुकी है। इसके बाद क्लास 7 के बारे में हम लोग शुरू करेंगे। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से वाष्पन, वाष्पोत्सर्जन और संघनन, इस तीनों के बारे में विचार करना है। उपयुक्त में से किन कारणों से बर्फयुक्त जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें एकत्रित हो जाती है। आप देखेंगे कि ठंडा पानी फ्रिज से निकालेंगे, शीशे के ग्लास में डालेंगे या प्लास्टिक के भी ग्लास में डालेंगे तो जल के बाहर छोटी छोटी सी बूंदें एकत्रित हो जाती है। वो बूंद जो होती है संघनन के कारण एकत्रित होती है। याद रखिएगा कि जब शीशे के गिलास में हम पानी को डालते हैं तो पानी के बाहर जो छोटी छोटी बूंदें दिखती है वो सब बिंदु संघनन के कारण दिखती है। वाष्पन का मतलब होता है वाष्प बनना, यानी कि जब जल को गर्म करेंगे 100 डिग्री से ज़्यादा पर गर्म करेंगे तो वाष्पन होगा। और वाष्पोत्सर्जन वो भी वाष्प बनने की ही प्रक्रिया होती है। जल वाष्प के द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को संघनन कहा जाता है। जल वाष्प के द्रव अवस्था में परिवर्तित होने, जब बर्फ जल की अवस्थाओं में बनती है उसको हम लोग संघनन कहते हैं। बर्फयुक्त जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर छोटी छोटी बूंदें संघनन के कारण एकत्रित हो जाती है। वायु में जलवाष्प उपस्थित होती है। जब वायु किसी ठंडे पृष्ठ के संपर्क में आती है तो उसमें उपस्थित जलवाष्प ठंडा होकर संघनित हो जाते हैं तथा जल की बूंदें पृष्ठ पर दिखाई देने लगती है। वाष्पन और वाष्पोत्सर्जन दोनों ही जल द्रव से वाष्प बनने के लिए बदलता है। यानी कि वाष्पन और वाष्पोत्सर्जन का मतलब क्या होता है, यानी कि जल से वाष्प बनने की प्रक्रिया ये दोनों होती है। और ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है जब पानी संघनन वाला जो प्रश्न है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। जल चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जल चक्र का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर यहाँ पे दिए गए, इसके बारे और इसका एक हम लोग पढ़ लेते हैं। थोड़ा सा ऑप्शन पढ़ते हैं। वायु में जल वाष्पन तथा संघनन के प्रक्रमों द्वारा प्रवेश करता है। जल को पृथ्वी के पृष्ठ पर पुनः वापस लाने में वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रम की भूमिका होती है। वायु के प्रविष्ट जल से बादल बनते हैं और वर्षा, ओले तथा हिम के रूप में पुनः पृथ्वी पे आते हैं। चक्र का मतलब आप लोग समझ रहे हो कि गोला, जैसे यहाँ पे है जल, सूर्य का प्रकाश इस पे पड़ता है, सूर्य के प्रकाश पड़ने के कारण ये वाष्प बनता है, वाष्प बनने के कारण ऊपर जाके बादल बनता है। जब यहाँ का टेम्परेचर कम हो जाता है, टेम्परेचर कम होने के कारण टेम्परेचर जब कम हो जाता है तो यही बादल फिर से पानी बन के पृथ्वी पे आ जाता है और ये एक चक्र की आकृति की बन जाती है, जल का चक्र हो जाता है। पृथ्वी पे जल आता है, पृथ्वी पे जब जल आता है तो जल के आने के कारण पृथ्वी पे जल आएगी, जल गर्म होगा, धूप से जब जल गर्म होगा तो वाष्प बन के ऊपर जाएगा, ऊपर बादल बनेगा, बादल में फिर बादल बनने के कारण बादल बनेगा, फिर वहाँ के टेम्परेचर जब कम होगी तो वही बादल हम लोगों के यहाँ बारिश बन के टपक जाता है। यही वाष्पोत्सर्जन, यही हम लोगों का जल चक्र कहलाता है। यहाँ पे है बहुत अच्छा तरीका से उसी तरह को एक्सप्लेनेशन के बारे में बताई गई है, पढ़ लेते हैं। कथन ए और कथन 2 गलत है, क्योंकि वायु में जल वाष्पन तथा वाष्पोत्सर्जन के प्रक्रम में प्रवेश करता है। प्राकृतिक में जल चक्र के लिए वायु में जल वाष्प का उपस्थित होना अनिवार्य है। जल को पृथ्वी के पृष्ठ पर पुनः वापस लाने में संघनन प्रक्रम महत्वपूर्ण होता है, जबकि वाष्पोत्सर्जन से जल
वायु में जाता है। वाष्पोत्सर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जबकि जल वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, उसको वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। जल जब वाष्प में परिवर्तित हो जाए, यानी कि जल गर्म होकर वाष्प रूप में बदल जाए, उसको वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ठीक है। वायु में प्रविष्ट जल वाष्प के रूप में होता है, जिससे बादल बनता है। यह जल वर्षा, ओला और हिम के रूप में धरती पे वापस आता है। यही हम लोगों का जल चक्र का एग्जाम्पल है। अंतिम चरण में यह जल नदियों, झरनों में होता है, पुनः महासागरों में आ जाता है। इस प्रक्रम को जल चक्र पूर्ण हो जाता है, इसलिए पृथ्वी पर जल की कुछ मात्रा समान रहती है। क्वेश्चन 3 देखते हैं। वर्षा का जल एकत्र करने को वर्षा जल संग्रहण कहते हैं। समुद्र और महासागर के जल में बहुत से लवण घुले होते हैं, जिसे खारा जल कहा जाता है। ये पीने योग्य नहीं होता है। ठीक है। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पढ़ने से तो आपको पता चल रहा है कि दोनों कथन सही है। ये दोनों कथन बिल्कुल सही है। ठीक है ना। वर्षा का जब जल संग्रहण करेंगे तो वर्षा जल संग्रहण होगा, और समुद्र और महासागर का पानी में लवण घुला होता है, जिसे खारा कहा जाता है। ठीक है ना। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, यानी कि ये दोनों कथन हम लोगों का सही है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा। वर्षा का जल एकत्र करना ही वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। समुद्र और महासागरों में लवण की उपस्थिति में खारे जल होता है, इसलिए इसे पीने योग्य नहीं माना जाता है। ठीक है। बहुत अच्छा बात है, क्वेश्चन अच्छा है। राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर एक कविता है। ठीक है ना। ये बड़ा ही अच्छा कविता है, इसको कभी यूट्यूब पे सर्च करके देखिएगा। राइम ऑफ द एनिशिएट मैरिनर एक कविता है, जिसके रचयिता कौन है, इस कहानी काची के बारे में बताते हैं। एस.टी. कोलरिज नाम के एक व्यक्ति हैं, जिन्होंने इस कविता को लिखा। इस कविता का मतलब क्या होता है, देखिए हम आप एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो बड़ा स्पष्ट रूप से हो जाएगा। एस.टी. जो कोलरिज द्वारा 1978 में, यानी कि 1798 यानी कि 1798 में लिखी गई एक कविता राइम ऑफ द एनिशिएंट मैरिनर। इस कविता में कवि ने महासागर में भटकते किसी जहाज के नाविकों की करुणा गाथा का उल्लेख किया। इस कविता में एक पंक्ति है कि हर जगह जल ही जल, पीने के लिए कोई बूंद नहीं। देखिए 1798 में एक पुस्तक लिखी गई, जिसका नाम क्या है कि राइम ऑफ द एनिशिएंट मैरिनर। ठीक है। इस कविता में लिखा गया है कि एक कवि लिखते हैं कि एक व्यक्ति महासागर में पूरी तरह से भटक रहा है। उसके चारों साइड में पानी पानी है, लेकिन पीने के लिए पानी नहीं है। इसी बातों को यहाँ पे लिखी गई है, और उस बात में एक पंक्ति भी लिखी गई कि हर जगह जल ही जल, लेकिन पीने के लिए एक बूंद भी नहीं, क्योंकि जो समुद्र का जल होता है खारा होता है, पीने योग्य नहीं होता है। इस वीडियो में इतना ही। आने वाले अगले चैप्टर में फिर हम बात करेंगे। ये वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।